14 दिसंबर 2025 लगभग शाम के 7 बजे ऑस्ट्रेलिया के बोंदी बीच पर दो लोग आते हैं, साजिद अकरम और उनका बेटा नवीद अकरम। और उनके हाथ में कोई मामूली बंदूकें नहीं बल्कि एक हाई पावर्ड बोल्ट एक्शन राइफल जिसके अंदर .308 विंचेस्टर राउंड डलते हैं। और ये इतने ज्यादा ताकतवर राउंड होते हैं कि वो एक जंगली सुअर को भी 300 मीटर की दूरी से मार सकते हैं, वो भी एक राउंड में। बट इन दोनों का जो टारगेट था वो कोई जंगली सुअर या जंगली जानवर नहीं बल्कि आम लोग थे, और कोई वैसे आम लोग नहीं बल्कि सिलेक्टेड ज्यूस जो कि भारी मात्रा में इकट्ठे हुए थे अपने एक होली पर्व चानुका को बनाने के लिए, जो कि 8 दिन तक चलता है। अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए जब आज से 2000 साल पहले जब उन्होंने जेरूसलम को वापस लिया था सेल्यूसिड एम्पायर से, तो जो तेल था उनके मंदिरों में जलाने के लिए वो बस एक दिन का ही बचा था। बट एक मिरेकल होता है और जो दिया था वो एक दिन नहीं बल्कि 8 दिन तक जलता है, और इसी की याद में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करा जाता है, जो कि सॉर्ट ऑफ अ दिवाली की तरह है जूश कम्युनिटी में। अच्छाई की बुराई पे जीत। और लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा अटैक 1996 में देखा था, और तब से जो गन रेगुलेशंस थे उसको भी टाइट करके रखा हुआ था। बट सब कुछ चेंज होने वाला था 14 दिसंबर को, और जानबूझ के जो साजिद अकरम था उसने जो ज्यूस थे उनके या तो छाती या तो उनके सिर पे टारगेट करा, और लगभग 45 मिनट्स तक ये किलिंग चली। और जैसे दिन ढलता है तो पता लगता है कि 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सबसे छोटा एक 10 साल का बच्चा था और सबसे बूढ़ा 87 ईयर्स के एक एल्डरली आदमी। और जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है तो वो है इन अटैकर्स को लेके। जो ये आदमी था साजिद अकरम, ये बाय प्रोफेशन एक सिक्योरिटी गार्ड था जिसने इस अटैक को कैरी करा अकेले नहीं बल्कि अपने बेटे के साथ मिलके। और यही सबसे बड़ा जो फादर सन का डायनेमिक है, ये बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है इवन टेररिज्म की दुनिया में भी, जो कि ये दर्शाता है कि ये एक सॉर्ट ऑफ इंटरजेनरेशनल इंडोक्ट्रिनेशन थी कि फैमिली के अंदर ही रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा था। और ये जो बोल्ट एक्शन राइफल है ये कोई आम राइफल नहीं है, ये एक मिलिट्री ग्रेड की राइफल है। एंड अब सोच सकते हो कि ये इतनी प्लानिंग कर आए थे कि अपने साथ एक दूसरी बंदूक भी लेकर आए थे, पंप एक्शन शॉटगन, इन केस अगर ये जैम हो जाए या फिर इसकी गोलियां खत्म हो जाए तो जो शूटिंग है वो कंटिन्यू करी जा सकती थी। और पूरे इंसिडेंट में जो सबसे बड़ा शॉकिंग फैक्ट था वो था ये कि जो साजिद था उसने ये गन कोई ब्लैक मार्केट से नहीं खरीदी थी बल्कि ये बाकायदा लाइसेंस पे ली हुई थी पिछले 10 सालों से, और ये एक नहीं बल्कि इसके पास 6 बंदूकें थी। और समहाउ जो बैकग्राउंड चेक था जो ये दिखाता है कि सब कुछ ठीक कर देता है, उसको भी इसने पास कर लिया था। और जब तक ये शूटिंग खत्म होती है 45 मिनट्स में, तो तब तक जो पुलिस है वो ऑन द स्पॉट जो साजिद अकरम था उसको शूट कर देती है, और जो उसका बेटा था अकरम 24 साल का, उसको एक लोकल आदमी काफी बहादुरी से कैप्चर कर लेता है और ब्रूटली उसको पीट के उसको हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है, जो कि अभी भी अंडर गार्ड है। और पुलिस ने जो पूरी फैमिली है उसको ऊपर से नीचे तक छाना स्टार्ट कर दिया है इस अटैक के पीछे किस किस का हाथ था। और एक डिटेल ये भी निकल कर आ रही है कि जो उनकी फैमिली थी, रेस्ट ऑफ द फैमिली, उन्होंने उनसे जब पूछा था कि कहाँ जा रहे हो तो उन्होंने बहाना दिया था कि वो फिशिंग करने जा रहे हैं। बट किसी को जरा सा भी आइडिया था नहीं कि उनकी जो फैमिली है वो ऊपर से नीचे तक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और जब पुलिस ने उनकी कार को खंगाला तो उसके अंदर एक इस्लामिक स्टेट का झंडा भी निकला और साथ में IEDs भी निकली। और अकॉर्डिंग टू सम अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स कि अगर ये अटैक सक्सेसफुल हो जाता और उनकी सारी गोलियां खत्म हो जाती तो दोनों बाप बेटे कार के अंदर बैठ के अपने आप को उड़ा लेते भीड़ में ले जाके। और ये कोई वहां पे पैदा नहीं हुए थे, ये देवर पाकिस्तानी नेशनल्स। और इस अटैक ने ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि जो पूरी दुनिया उसको डिवाइड भी कर दिया है। और जो सबसे बड़ा गुस्सा फूट रहा है तो वो है पाकिस्तानी नेशनल्स के अगेंस्ट। जो फार राइट पार्टीज है ऑस्ट्रेलिया की वो डिमांड कर रही है कि जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स है उनको तुरंत डिपोर्ट करा जाए, स्पेशली जो उनकी फैमिली है उसको भी। बिकॉज किसी को भी नहीं पता कि ये एक टेकिंग टाइम बॉम्ब भी हो सकता है कि एक नॉर्मल आदमी जिससे तुम खेल रहे हो और कूद रहे हो वो कब किसी के खून का प्यासा बन जाए। एंड नॉट ओनली दैट, जो सबसे बड़ा धक्का लगा है तो वो ऑस्ट्रेलिया के अपने जो कल्चर और जो अपनी वैल्यूज है उनको लेकर, जो कि एक्टिवली प्रमोट करती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन को। बट देन सडनली जो कुछ सर्टेन इंडिविजुअल्स होते हैं सर्टेन कंट्रीज के, जब वो वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं तो वो इसी का इस्तेमाल करते हैं सबको एक्सप्लॉइट करने के लिए। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जो मेन कल्प्रेट था इस पूरे टेरर अटैक का, साजिद अकरम, इसने एक हंटिंग ग्रुप भी ज्वाइन करा हुआ था जिसमें ये सिखाया जाता है कि हंटिंग्स के जो बेसिक्स है उसको कैसे इस्तेमाल करा जाता है जंगली जानवरों को मारने के लिए। बट इस केस में जो नॉलेज थी इसने काफी गलत तरीके से इस्तेमाल करा, सॉर्ट ऑफ अ बिट्रेयल। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसने जो सबसे ऊंची पोजीशन थी वो वहां पे खड़ा हुआ था ताकि इसको जो लाइन ऑफ एंगल है वो सबका दिखता रहे। एंड ये एक जगह खड़ा नहीं था, ये जो अपनी मूवमेंट है वो साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह कर रहा था। और इसके जो रिलोड करने की प्रिसीजन थी वो ऐसा लग रहा था कि ये स्ट्रेट आउट ऑफ मिलिट्री की ट्रेनिंग ली हो। और जो डिसीजन था पूरा ये कोई डैश में आके नहीं बल्कि कोल्ड एंड कैलकुलेटेड तरीके से लिया गया था। सो इस पूरे इंसिडेंट ने एक चीज सोचने को मजबूर कर दिया है कि व्हाई द ज्यूस, एंड जो मीडिया है वो भी इस पे चुप्पी साध के बैठी हुई है। बट आई थिंक आई मे हैव एन आंसर। आज से कुछ महीने पहले पाकिस्तान के अंदर ही गाजा को लेके प्रोटेस्ट हो रहे थे और एक काफी ज्यादा वायलेंट भी होने लग गए। तो पाकिस्तान
पाकिस्तानी आर्मी ने ना सिर्फ इसको दबाया बल्कि ब्रूटली सप्रेस भी करा। इवन अपनी जो सिटीजन है उसके ऊपर ओपन फायर तक भी कर दिया। और ज्यूज को ही टारगेट करना वो भी एक पाकिस्तानी मुस्लिम्स के द्वारा ये दिखाता है कि वो आज भी कितना ज्यादा हेटेड पाल के बैठे हुए हैं, वो भी उस देश में जिसको अच्छे से जानते तक भी नहीं है। सो इट बेग्स द क्वेश्चन कि जो लोग गाजा को लेके इतना ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं, बट ऑन द वन हैंड अगर उनके सामने की इवन जो खुद की पाकिस्तानी आर्मी है जब वो क्रैकडाउन करे तो वो कुछ नहीं करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड वही लोग वहां से मूव ऑन करके जब वो एक वेस्टर्न नेशन में जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ावा दिया जाता है और फ्रीडम ऑफ रिलीजन होती है, देन वो इसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं उसी देश को तोड़ने के लिए, जो कि इस केस में हो भी रहा है। और ये पहली बार नहीं हो रहा। आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एक्सपोजे हुआ था कि सर्टन जो पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स थे इसमें भी वो एक ग्रूमिंग गैंग चला रहे थे जिनका मेन टारगेट रहता था अंडर एज बच्चे, स्पेशली जो ब्रिटेन के होते थे। फॉर्चुनेटली जब एक आदमी पकड़ा गया तो लाइन से तार खींचते चले गए और ऑलमोस्ट इस रैकेट के अंदर 50 से ज्यादा लोग थे, सारे के सारे पाकिस्तानी। और यहीं पे इन्होंने नाक नहीं कटाई है। उससे भी पहले जो टर्की था वहां पे भी एक हैशटैग चला था कि जो पाकिस्तानी है उनको देश से बाहर निकालो, बिकॉज दे आर नॉट ओनली द न्यूसेंस बट ऑल्सो द थ्रेट टू द वुमेन्स ऑफ तुर्की। और ये जो पूरा इंसिडेंट है ये दो चीजें सोचने में मजबूर करती है कि पहला कि ये जितने भी ये इंसिडेंट है इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कनेक्शन क्यों आता निकल के हमेशा, एंड सेकंड जो ये टोन होती है और जो ये टेरर अटैक होता है ये इंडिया के लिए अलग से क्यों माना जाता है और बाकी देशों के लिए अलग से क्यों। सो लेट्स आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। तो जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तो जो दोनों की आइडियोलॉजी थी वो ऑलमोस्ट सेम थी, एंड इवन जो मोहम्मद अली जिन्ना था उसने भी ये बात बोली थी कि जब पाकिस्तान होगा वो सारे कल्चर को, सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करेगा और इक्वली सबकी रिप्रेजेंटेशन होगी। बट जो रूट्स थी वो एक डिवीजन के ऊपर बेस्ड थी, और जो ये डिवीजन है वो आज भी चला आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। और धीरे धीरे जो पाकिस्तान है वो आइडियोलॉजिकली काफी कट्टर होता चले गया, एंड ये एक काफी सोची समझी कैलकुलेटेड चाल थी जो वहाँ के रूलिंग एलिट्स थे, इस केस में जो पाकिस्तानी आर्मी होती है, उन्होंने बाकायदा इसका खूब इस्तेमाल करा। पहले तो अपनी पॉपुलेशन को सप्रेस रखने के लिए ताकि वो कोई सवाल पूछ भी ना सके, एंड सेकंड जो ये टेररिज्म था इसको सेल करा पूरी दुनिया में। पहले तो अमेरिका को इन द नेम ऑफ मुजाहिदीन ब्रदर्स कि जो मुजाहिदीन है वो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन सोवियत रूस से लड़ेंगे, और बाद में फिर उन्होंने खुद अमेरिका को भी ब्लैकमेल करा इस झांसे में देके कि वो जानते हैं कि जितने भी गिल्टी थे 9/11 के वो कहाँ छुपे हुए हैं, और खूब दोनों साइड से खूब पैसा फैला, और यही इनका एक बिजनेस मॉडल भी है और इसी के थ्रू जो है पैसा खूब कमाते भी है। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली इस बकवास का भी अब एंड होने वाला है। और इकोनॉमिकली आप देख सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर जो इवन 2 स्ट्रोक के जो इंजन बनते हैं वो खुद अपने देश में नहीं बनाते, बल्कि जो वो किट है वो चाइना से आती है और वहाँ पे असेंबल करते हैं, और वो काफी ज्यादा पीछे जा भी चुका है। और जो ये रेडिकलाइजेशन है ये इसको धीरे धीरे अंदर खोखला करता जा रहा है। जो एलिट्स है पाकिस्तानी आर्मी और जो स्पेशली उनके अंदर जो जनरल्स हैं जो पॉलिसी को डिक्टेट करते हैं वो तो अमीर हो रहे हैं, बट अपने पीछे जो वो लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं टेररिज्म की, रेडिकलाइजेशन की, वो अब एक कैंसर की तरह पूरी दुनिया में फैल रही है। और सोशल मीडिया के जमाने में भी अभी इनके पास एक नया हथियार आ गया है कि घर बैठे बैठे ही वो पूरी दुनिया में कई लोगों को रेडिकलाइज कर सकते हैं। और अब इवन ये एक काउंटर आर्गुमेंट्स भी चल चुके हैं सर्टेन सोशल मीडिया हैंडल से कि जो ये परपेट्रेटर थे इस अटैक के ये तो बल्कि पाकिस्तानी थे ही नहीं, ये तो बल्कि अफगानिस्तान के थे, द पश्तून्स, और पाकिस्तान के जो इमेजेस को तो गिराया जा रहा है बस। और जो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है तो वो एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी को भी दिखाता है। आज से कुछ महीने पहले जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ था जिसको मैंने ब्रीफली कवर भी करा था, तो उसमें मैंने एक चीज मेंशन नहीं की थी जो उस टाइम पे काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रही थी, बट डीप इन माय बोन्स आई नो इट वाज वेरी मच ट्रू कि बीबीसी ने जो टेररिस्ट थे उनका नाम टेररिस्ट नहीं बल्कि गनमैन के नाम से छापा था, और यही काम अल जजीरा ने भी किया था, और जितने भी वेस्टर्न मीडियाज थे वो भी इस चीज के गिल्टी थे। टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं बोला जा रहा बल्कि गनमैन या सर्टेन इंडिविजुअल बोला जा रहा था। बट जब केस चेंज होता है, जब उनके ऊपर बात आती है, जब वेस्ट में अटैक होता है, तो सर्टेनली उनकी आंखें खुल जाती है, और इवन बीबीसी भी इनको खुल के अब एक टेररिस्ट अटैक बता रहा है। सो ये बस एक ही चीज सिखा जाती है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वेस्ट से लेके उसको हमें 0 तक ही रखना चाहिए, बिकॉज एक फैलेसी बन गई है, काफी टाइम से चली भी आ रही है कि भारत की मदद करने जो वेस्ट है वो आएगा, वो बचाएगा हमको इस टेरर अटैक से। जब तक उनके अपने इंटरेस्ट सॉल्व हो रहे हैं तो वो तब तक अब नहीं चलाएंगे। उनके ऊपर डिपेंड करना कि वो इसको कंडेम भी करेंगे और फिर बाद में हमारी हेल्प भी करेंगे, तो ये तो बेवकूफी होगी। सो वीडियो के एंड में मेरा आपसे एक सवाल है कि जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था सर्टेन पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स के हाथों, वो इंडिया में होने के कितने ज्यादा चांसेस है सर्टेन इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट के हाथों। ये सवाल कोई ओपनली पूछ तो नहीं रहे, पर जितनी अभी हलचल तेज हो गई है पूरे देश में तो उसे साफ पता लगता है कि भारत भी कोई ना कोई अटैक एक्सपेक्ट करने वाला है। आपकी क्या राय है इस पूरे इंसिडेंट को लेके? इसमें किसको ब्लेम करना चाहिए, एक रिलीजन को, एक कंट्री को, और लास्ट जो फैमिली वो अपने पीछे छोड़ गया है उनका क्या हाल होना चाहिए, इवन दो उनकी कोई गलती थी भी नहीं? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। तब तक मैं चलता हूँ। जय हिंद, गुड बाय एंड प्रिंस आउट।